ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 16th डे है और हमेशा की तरह जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना होगा और फिर उसके बाद उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस को सर्च करके उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दी जाती हैं और बहुत सारे इसमें फ्री मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा पेपर नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, ब्रीफली डिस्कस वेरियस चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, ऑल्सो आउटलाइन द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रीप इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन कहता है, भारत में जनसांख्यिकी लाभांश की विभिन्न चुनौतियों पर संक्षेप में चर्चा करें। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को भी रेखांकित करें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं और फिर सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, मतलब कि जनसांख्यिकी विभाजन जो है वो होता क्या है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है या फिर हम कह सकते हैं जनसांख्यिकी लाभांश है, ये एक ऐसी स्टेज है पॉपुलेशन ग्रोथ की जिसमें कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है, जो कि पॉपुलेशन काम कर रही है, उनकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा होती है जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है मतलब कि 15 से 64 ईयर्स के लोगों की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो नॉन वर्किंग एज है मतलब कि 14 साल से कम के लोग और 65 साल के ऊपर के लोग जो हैं उनकी जनसंख्या जो वो है वो कम होती है। तो यहाँ पर जो है उनकी जो डिपेंडेंसी रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है जितने भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जो 50% ऑफ जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 50% वो कितनी है, वो बिलो 25 ईयर्स है। ठीक है, बिलो 25 है। और यही अगर हम बात करें 65% पॉपुलेशन की तो वो कितनी है, वो बिलो 35 ईयर्स की है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया जो है वो एक बहुत ही यंग कंट्री है। और अगर इंडिया की हम एवरेज एज की बात करें, अगर हम एवरेज एज की बात करें तो वो कितनी है, वो 29 ईयर्स है। और यही अगर हम देखें चाइना की तो वो है 37 ईयर्स और जापान की देखें तो वो है 48 ईयर्स। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो है लोगों की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनका पूरे तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, इनके जो है इनके एफ़र्ट्स का पूरा फ़ायदा उठाया जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकती है, बशर्ते कि हम उन्हें एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उपलब्ध करा सकें। अगर हम लैंसेट जर्नल की बात करें तो उसने बोला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें 2047 के बाद ही गिरावट हमें देखने को मिलेगी और 2047 में इंडिया की पॉपुलेशन करीब होगी 1.61 अरब। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन होगी इंडिया की। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाय 2027, ठीक है, वर्ष 2027 तक इंडिया जो है वो विश्व का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन के उसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतनी एक्चुअली में वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, तो अगर हम उनका फ़ायदा उठाएं, उनके जो पोटेंशियल है उनको अगर हम ठीक ढंग से रीप करें तो हम बहुत ही जल्दी जो है अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम और बेहतर कर सकते हैं।
तो अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, उसके क्या क्या लाभ हैं उसकी बात करें, तो इससे बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जैसे कि अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर काम करेंगे तो उनकी सेविंग्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सेविंग्स इंक्रीज़ होगी, सेविंग्स इंक्रीज़ होने से जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम एडवांटेज देखते हैं कि इससे सेविंग्स इंक्रीज़ हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। जब वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर सबके पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको रोज़गार मिला हुआ है, तो क्या होगा, वहाँ पे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। इसी के बाद अगर हम देखें तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वुमेन लेबर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जबकि उन सभी को, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, सभी के लिए जो है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उपलब्ध हों। उनको अगर उनको रोज़गार के अवसर नहीं मिलेंगे तो ये जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसका हम लोग पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे जो है इंडिया में चैलेंजेस देखे गए हैं, बहुत सारी चुनौती है कि जिससे कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरी तरीके से फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, अब हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम पहले बात करें तो लैक ऑफ स्किल्स। ठीक है, इंडिया में लोगों के पास जो स्किल्स है, कौशल की बहुत ही ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं। यहाँ पे आज भी अगर हम देखें तो केवल करीब 75%, ठीक है, 3/4 पॉपुलेशन ही लिटरेट है, 1/4 पॉपुलेशन आज भी इलिटरेट है। तो यहाँ पे जो उनके कौशल विकास में जो उनकी जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और आगे आगे जैसे अगर हम फ्यूचर की नीड्स की बात करें तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत है, वहाँ पे हाई स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर यहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनकी अगर हम स्किल्स को डेवलप नहीं करते तो हम पूरी तरीके से उनके पोटेंशियल का बेनिफिट जो है हम वो नहीं उठा सकते हैं। अगर हम एक एसओ कैम की रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, एसओ कैम की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में केवल 20 to 30% इंजीनियर्स ही ऐसे हैं जिनको कि उनके पोटेंशियल के हिसाब से, जो उनके स्किल हैं उनके हिसाब से उनको जॉब मिलती है। मतलब कि केवल 20 to 30% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको कि उनके हिसाब से उनको राइट जॉब मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कौशल विकास है, जो स्किल्स है, उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे लो ह्यूमन डेवलपमेंट की। जो यहाँ पे मानव का जो विकास हो रहा है वो बहुत ही कम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया जो है वो बहुत पीछे है। ये इसकी रैंकिंग इंडिया की जो है वो करीब 130 है। तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लोगों के जो मानव विकास है, उसकी दर बहुत ही कम है। यहाँ पे जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें बहुत सारे जो है कॉम्पोनेंट्स उसको लिया जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लिया जाता है, एजुकेशन को लिया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया के जो मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग है या फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। और 75%, जैसे कि हमने बात की, 75% पॉपुलेशन ही करीब इंडिया की जो है वो लिटरेट है, वो जो है वो शिक्षित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वजह से भी हम लोग जो है यहाँ पर इंडिया में जितनी भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनका हम पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इंडिया के में जो हेल्थ है, लोगों की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से नहीं मिलती, एजुकेशन जो है हमारा सिस्टम वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इन सबको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करें कोई चैलेंज की, अगर हम चैलेंज की बात करें नेक्स्ट चैलेंज की, तो वो है जॉबलेस ग्रोथ या फिर रोज़गार विहीन विकास। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की वजह से, ठीक है, मतलब कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से जो है जो लोग हैं, ठीक है, जो मानव जितने भी जो लेबर इंटेंसिव
जो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं वो काम नहीं करते, जबकि उनका जो किसने काम उसने लोगों की जगह जो है वो मशीनों ने ले ली है। तो मशीनों के द्वारा जब उत्पादन हो रहा है तो लोगों को रोज़गार तो नहीं मिल रहा, लेकिन आर्थिक विकास हो रहा है। तो अगर लोगों को, अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन को अगर रोज़गार हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग उनके पोटेंशियल को कैसे ही रीप कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके के कारण जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका कारण है। टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की वजह से भी जो है हम पूरी तरीके से जो है यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अगर हम एनएसएसओ की बात करें, ठीक है, अगर हम एनएसएसओ की बात करें तो उसके हिसाब से इंडिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो करीब केवल 50% ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि करीब आधी पॉपुलेशन, ठीक है, अगर हम पूरी तरीके से बात करें स्पेसिफिकली तो इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 15 से 64 ईयर्स की जो एज है उसके जो अगर हम लोग की बात करें तो उसमें से केवल 53% के पास ही रोज़गार है, और अगर हम बात करें तो 47% लोगों के पास जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन के पास जो है वो रोज़गार नहीं है। तो यहाँ पर भी हम जो है वो बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी 47 करीब आधी जनसंख्या जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो रोज़गार से बाहर है। तो इस वजह से भी जो है हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो है इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक औपचारिक अर्थव्यवस्था है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी किस में इन्वॉल्व है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और यहाँ पे इनफॉर्मल, अगर हम बात करें इनफॉर्मल इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे करीब आज भी 90% जो लोगों को जो जॉब मिला हुआ है वो इनफॉर्मल सेक्टर में मिला हुआ है। फॉर्मल सेक्टर में हार्डली 8 to 10 लोगों को ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। तो इस वजह से भी जो है हम लोग यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, जो कि लोग ऐसे ही मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसके बाद हम देखेंगे उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। इनके जो, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर क्या है, एक ये सीजनल होती है। ठीक है, और ये सीज़नल होती है, तो यहाँ पे सीज़नल एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लोग जो है वो कुछ ही समय के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयड रहते हैं, उसके बाद वहाँ से जो है उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल है। यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये बहुत सारे जो है हमारे जो है एक चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो डिक्रीज़ इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, महिला की श्रम शक्ति में कम भागीदारी। तो हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो नहीं है। और अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ILO की बात करें, तो इनके हिसाब से 1990 में जो इंडिया के जो वुमेन की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था वो था करीब 34.8%, लेकिन ये घटकर 2013 में कितना हो गया, ये रह गया केवल 27%। तो हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो है वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो वुमेन है उनकी जनसंख्या कितनी है, वो करीब 50% है। तो अगर हम उनके पोटेंशियल को अगर हम लोग नहीं उनका लाभ उठाएंगे तो हम लोग जो है पूरी तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है असिमेट्रिक डेमोग्राफी, असममित जनसांख्यिकी। मतलब कि ऐसे बहुत, मतलब कि ये अगर हम पॉपुलेशन का देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड पैटर्न है। ऐसे कुछ ही राज्य हैं जहाँ पर कि जो है ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो राज्य हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन कम है। तो इस वजह से भी हम पूरी तरीके से जो है वहाँ की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनको जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर हम वर्किंग एज पॉपुलेशन को जो है रोज़गार देने में असक्षम है। इस वजह से भी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम
हम बात करें तो हम बात करेंगे कि मेजर्स के क्या क्या इसमें मेजर्स उठाने सरकार ने क्या क्या मेजर्स उठाए हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का निर्माण करना, उनका विकास करना, इसके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए उनके जो है कौशल विकास पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो लोग हैं वो अपने क्षमता को समझे, अपने कौशल को समझे और उसके अनुसार जो है अपने रोज़गार को, अपने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जो है वो ग्रास्प कर सकें। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारी भारत सरकार है उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन के ज़रिए जो है कौशल विकास पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है हमारी सरकार ने। इसके बाद ज़रूरी है कि हम लोग हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ पर अगर हम ध्यान देंगे तो जो प्रोडक्टिव डेज़ हैं लोगों के वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे, वर्किंग डेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जब वो किसी फैक्ट्री में या फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से एफिशिएंटली बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हेल्थ पे, उन लोगों की हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत है, जननी सुरक्षा योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान देना ज़रूरी है, वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है, जो हमारी जो सरकार है उसने उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी बनाई है। नई शिक्षा नीति को लेके आया गया है 2020 में, जिसपे कि क्वालिटी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें कि वोकेशनल स्टडीज़ पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अगर हम वोकेशनल स्टडीज़ पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे अगर जोर देंगे तो लोग जो हैं वो अपना शुरू से ही अपने जो है कौशल को पहचानेंगे और उसको और ज़्यादा अपनी जो उनकी जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा रिफाइन कर सकेंगे। अटल इनोवेशन लैब है, जिसमें कि लोगों का जो नवोन्मेष है, इनोवेशन है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। RTE, राइट टू एजुकेशन पर भी राइट टू एजुकेशन को भी लेकर आया गया है, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा उसमें जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, अटल इनोवेशन लैब है, राइट टू एजुकेशन है, ऐसे ही और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। फिर हम चौथी अगर हम बात करें तो उसमें जॉब क्रिएशन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़गार सृजन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और रोज़गार को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, मुद्रा लोन स्कीम्स हैं, जिससे कि लोगों को जो है खुद से जो स्वरोज़गार के लिए उनको जो है और ज़्यादा प्रेरित किया जा सके, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे अदर मेजर्स भी हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी है, अमृत है, क्योंकि जब अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो और ज़्यादा जो है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैक्ट्रीज़ में काम करेंगी, जब उनको रोज़गार मिलेगा तो वो किसकी तरफ मूव करेंगी, वो अर्बन सिटीज़ की तरह मूव करेंगी। तो वहाँ पर उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए ज़रूरी है कि स्मार्ट सिटी और अमृत जैसे जो प्रोग्राम्स हैं उन पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 41% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 20 साल से कम की है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके कौशल विकास पर बहुत ही ध्यान दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके साथ जो है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि उनका जो मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरीके से डिमांड है किस स्किल की, उस तरीके से बच्चों को जो है शुरू से ही उनको ट्रेन किया जा सके। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरी तरीके से लाभ उठाना है तो ज़रूरी है कि हम उनके एजुकेशन पे ध्यान दें, उनके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है, और साथ साथ ज़रूरी है कि हम उन्हें अच्छे से अच्छा रोज़गार जो है उसे उन्हें उपलब्ध करा सकें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर नंबर 2 से। तो जैसा कि हमने बात की थी वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्या महत्व है, इसके कार्यान्वयन में शामिल चुनौतियों पर भी चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। तो ये जो नई शिक्षा नीति है हमारी, ठीक है, 2020 में जो आई है, ये 34 साल के बाद कोई भी शिक्षा क्षेत्र में इतना ज़्यादा बदलाव किया जा रहा है। तो 34 साल के बाद कोई ऐसी शिक्षा नीति आई है और जो कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बदलाव करेगा। तो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन की एक कमेटी बनाई थी जो कि एजुकेशन पॉलिसी पे थी, ठीक है। तो ये जो कमेटी है वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन के अंतर्गत बनाई गई थी, शिक्षा नीति की समिति, ठीक है। और इसने बहुत सारे जो है रिकमेंडेशंस दिए हैं जिसको कि माना जा रहा है कि ये जो पूरा जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके जो कई अगर हम एलिमेंट्स देखें, इसके जो स्तंभ देखें तो वो बहुत सारे हैं। जैसे कि ये जोर देता है गुणवत्ता वाली शिक्षा पे, मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन पे, कि जिसमें कि सबकी जितने भी लोग हैं उनकी पहुंच शिक्षा तक बनी रहे। तो एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है इसने, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जवाबदेही पे इसने किया है। अफोर्डेबिलिटी की जिन लोगों की जो शिक्षा है उसको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बना दिया जाए, उनके लिए जो है उनके सामर्थ्य के अंतर्गत लेके आया जाए। और इसमें इक्वालिटी पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, मतलब कि समानता। तो ये जो पूरी शिक्षा नीति है इसमें इन पांचों तत्वों को जो है इसी को आधार बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये इसका उद्देश्य क्या है, ये भारत को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, उसके रिसर्च को और बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन, ठीक है, नवाचार को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए के क्षेत्र में पूरा एक क्रांति लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इंडिया को जो है एक नॉलेज सुपर पावर की तरह देखा जाएगा, ठीक है, जिसके लिए इंडिया को क्या ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय उसको कहा गया है। अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है एजुकेशन पे उसको बढ़ा के भी 6% ऑफ द जीडीपी कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा पर जो सरकारी खर्च है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जीडीपी के 6% तक बढ़ाया गया है, जो कि अभी तक कितना था, 1.7% ऑफ द जीडीपी 1.7% ऑफ द जीडीपी था, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया। इसमें बात की गई है इंक्लूजन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज की, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समावेश, ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को इसके अंतर्गत लाने की बात की गई है कि पाँचवीं कक्षा के बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको उनके जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी दी जाएगी, ताकि उनका जो बचपन से ही उनका जो है कौशल विकास पे ध्यान दिया जाए, ताकि उनको रोज़गार मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए जो है वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी जो गेम चेंजिंग पॉलिसी की तरह जिसको कि देखा गया है। स्कूल करिकुलर में यहाँ पर जो है वोकेशनल कोर्सेज या फिर हम कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि पीछे ऐसे कई वाक़या हुए हैं, कई ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जिसमें कि देखा गया है कि जो बच्चे हैं, जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, वो 2nd और 3rd क्लास की भी जो बुक्स हैं उसको रीड नहीं कर पा रहे, वो ठीक से लिख नहीं पाते, और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसको भी
अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो है फाउंडेशनल लिटरेसी पे, मूलभूत साक्षरता पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसके अंतर्गत। एक्सपैंड्स द एम्बिट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा के दायरे को विस्तार किया गया है। तो अभी तक जैसा कि हम जानते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 था, उसमें किसको इंक्लूड किया गया था, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल एजुकेशन को, या फिर हम कह सकते हैं आरटीई के दायरे को बढ़ाया गया है, राइट टू एजुकेशन के दायरे को बढ़ाया गया है, और इसमें 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, 3 साल के बच्चे के लिए जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन के से लेकर जो 18 साल के बच्चे हैं, मतलब कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक को इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात कही गई है कि इंग्लिश होने के जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी के साथ साथ एक और कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहाँ पे उनकी इंग्लिश के साथ साथ जो है वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज और हिंदी को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जहाँ तक पॉसिबल हो 5वीं कक्षा तक जितने भी बच्चे हैं उनको वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जो उनकी जो मदर टंग है उसमें उनको पढ़ाया जाए। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि जो बच्चे हैं उनको जो है उनकी मातृभाषा में, उनके रीजनल लैंग्वेज में उनको और अच्छे से उनका पाठ्यक्रम को समझाया जा सके। नेक्स्ट इज इंक्रीज कंपटीशन इन हायर एजुकेशन, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देगा। इसमें बात की गई है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको इंडिया में लेकर आया जाए, उनके दरवाजे जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में खोले जाएं, और जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ग्लोबली बनाने की ज़रूरत है। तो उनको भी ग्लोबल एक्सपोजर देने की इसमें बात कही गई है, जिससे कि जो हायर एजुकेशन है उसमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा है कि स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें बात कही गई है, उस पर जोर दिया गया है कि जो 5वीं कक्षा के बाद ही बच्चों को जो है स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे भी उनके कौशल विकास के बाद जो है उनका जो इंटरनेशनल कंपटीशन जो है उसको बढ़ाने में जो है हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, उसमें अभी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्वालिफाइड टीचर्स पे इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है, योग्य शिक्षक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। क्वालिफाइड, अब इसमें कहा गया है, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि यहाँ पे अब टेम्पररी टीचर्स जो हैं उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि टेम्पररी टीचर्स होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा जो है अपने प्रोफेशन की तरफ जो है कई बार देखा गया कि लगाव नहीं होता। वो लोग ऐसे ही, टेम्पररी टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे ही आके बच्चों को कुछ भी पढ़ा देते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो टेम्पररी टीचर्स हैं उनको जो है उसके लिए बोला गया कि यहाँ पे अब कोई भी टेम्पररी टीचर्स जो हैं वो नहीं होंगे, और जितने भी टीचर्स होंगे वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और क्वालिफाइड होने चाहिए। जो टीचर्स होंगे कॉम्पिटेंट होंगे, क्वालिफाइड होंगे, और वो परमानेंट टीचर्स के तौर पर ही उनको वहाँ पर रखा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी उनको जो है एक रिगरस ट्रेनिंग से उनको उनकी प्रिपरेशन उनकी अलग तरीके से कराई जाएगी, ताकि वो बच्चे जो हैं उनको और अच्छे से जो उनका पाठ्यक्रम जो है वो उसको समझा सकें। एक क्वालिटी एजुकेशन पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके बाद बात कही गई है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जो विषयवार तरीके से जब अगर किसी टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट जो है वो केवल वहीं पर जो है वो विषयवार तरीके से जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो एक जो बहुविषयक इंस्टीट्यूट जो है वहीं पे जो है उनको विषयवार कोई भी नॉलेज दी जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है, समावेशी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जितने भी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उच्च शिक्षा संस्थान जो है, जहाँ पे जो कि एक बहुविषयक संस्थान है, वहाँ उसे हर ज़िले में खोला जाएगा, ठीक है, जिससे कि समावेशी एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और जहाँ पर कि 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की सीट होगी, तो हर ज़िले में अगर ऐसा एक बहुविषयक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा तो इससे यहाँ पर जो है क्वालिटी एजुकेशन और जितने भी बच्चे हैं उनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बहुत सारा मौका मिलेगा, ताकि वो हायर एजुकेशन को अपनी कंप्लीट कर सकें। इसके साथ साथ इसमें जो है
जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है वहाँ उनके लिए भी उनकी शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जितने ट्रांसजेंडर हैं उनकी शिक्षा के लिए भी बात की गई है, और जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, जो भी विकलांगजन है या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांगजन है, उनकी भी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि उनका पाठ्यक्रम किस तरह से अवेलेबल हो, उनको उनके पाठ्यक्रम को किस तरीके से डिजिटली उपलब्ध कराया जाए। तो इन सब की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक समावेशी शिक्षा नीति है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। प्रमोशन ऑफ इंडियन एंड क्लासिकल लैंग्वेज, भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें बात की गई है। जैसे कि इसमें बात की गई है कि 3 इंस्टीट्यूट जो है उसको सेटअप किया जाएगा, जो कि पाली, प्राकृत और पर्शियन लैंग्वेज के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंडिया की जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी इंस्टीट्यूट्स की बात कही गई है। तो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 4 है, ओके। दिस इज़ नॉट 14, दिस इज़ 4। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको प्राप्त करने में भी हमें मदद मिलेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है? वो है क्वालिटी एजुकेशन। जैसा कि हमने बात की है, ये जो पूरी शिक्षा नीति है ये गुणवत्ता वाली शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जोर देती है। तो इसलिए जो है ये हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है उसको भी प्राप्त करने में हमें मदद करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं जो कि इसके इम्प्लीमेंट करने में हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि पहले की हम बात करेंगे टीचर स्टूडेंट रेशियो, शिक्षक छात्र अनुपात, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्यूपिल टीचर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड एवरेज की बात करें, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एवरेज कितना है 21.79, ठीक है। तो कि 21.7 बच्चों पर एक टीचर अवेलेबल है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में ये जो अनुपात है ये कितना है? ये 32.75 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ग्लोबल एवरेज से ये बहुत ही ज़्यादा है। तो टीचर जो जहाँ पे जब अगर जो बच्चे और स्टूडेंट का जो स्टूडेंट और टीचर का जब रेशियो ज़्यादा होता है तो टीचर पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। वो उस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाती। हर स्टूडेंट पे जो है वो अपना जो है पूरी तरीके से उन पे फोकस नहीं कर पाती, तो उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है सफ़र करती है। तो इस वजह से हम तो ये बहुत ही बड़ा हमें चुनौती देखने को मिलेगी टीचर स्टूडेंट रेशियो, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शिक्षक जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये जो हमने बात की है ये 21.79 जो ग्लोबल एवरेज है, और इंडिया में जो 32.75 जो है टीचर स्टूडेंट रेशियो है, ये एक वर्ल्ड बैंक की जो है ये एक स्टडी है उसके मुताबिक है। और यहीं हम देखें तो जो यहाँ पे इंडिया में इतने बहुत ज़्यादा जो है शिक्षक की वैकेंसीज़ भी हैं। अगर हम बात करें IITs की, ठीक है, IITs में करीब 35% जो टीचर्स की जो वैकेंसी है वो मतलब टीचर्स की जो वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 38% वैकेंसी है, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर 6600 वैकेंसी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो ये हमें आगे आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हमें एक बहुत ही बड़ी चुनौती है हमारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से इंडिया में जो है बहुत अच्छा नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी है। जैसा कि कई बार हमने देखा है कि कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कि आज भी क्लासेस जो होती हैं वो पेड़ के नीचे लगती हैं, या फिर बच्चे जो है वो टाट के ऊपर बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से जो मूलभूत या फिर बुनियादी ढांचा है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से जहाँ पर कि 3 साल के बच्चों को भी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है एनरोल कराना है, उनको भी उनकी प्री प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। तो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है आंगनवाड़ीज़ की कमी है, यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से सबके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आने वाले दिनों में हमें देखना है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट पब्लिक स्पेंडिंग, अपर्याप्त सार्वजनिक
दैनिक खर्च। ठीक है, पहले भी जो कोठारी कमीशन थी जो शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई थी, उसने भी बोला था कि जीडीपी का करीब 6% जो भाग है वो शिक्षा पर देना ज़रूरी है, शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर करने के लिए। लेकिन अभी तक कई सारी सरकारें आई हैं, लेकिन किसी ने भी इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। साथ साथ अगर ये कहा गया है कि जो पब्लिक फंडिंग है वो करीब 6% ऑफ द जीडीपी होनी चाहिए, लेकिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको 10% से बढ़ा के, जो अभी करेंटली 10% है, उसको बढ़ाकर 20% तक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो एजुकेशन क्षेत्र पे जो अपर्याप्त जो इनका एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का, वो अगर इसी तरीके से चलता रहा जैसे हम पिछली सरकारों को देख रहे हैं, तो ये जो पूरी जो पॉलिसी है उसको हम लोग ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इनसफिशिएंट पब्लिक स्पेंडिंग जो है ये भी बहुत बड़ा जो है एक हम कह सकते हैं एक रोड़ा है, एक ये हमें रोकेगा पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज गैप इन द स्किल इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, जो शैक्षणिक संस्थान में हम लोग को एजुकेशन दी जा रही है और जो जब हम मार्केट में जाके जब हम जॉब ढूंढते हैं तो वहाँ पे जो हमारा जो स्किल गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि हमने पीछे भी बात की, केवल 20 से 30% ही इंजीनियर है जिनको कि राइट जॉब मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके पूरे पाठ्यक्रम को बदलने की ज़रूरत है और उसको किस तरीके से बदलाव उसमें लाया जाएगा ताकि लोगों को रोज़गार के लिए तैयार किया जाए। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग पर उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से जो है जो पूरे पाठ्यक्रम को हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे कि जो है ये फिजिकल बर्डन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, राजकोषीय बोझा बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें जो है ब्रेकफास्ट की बात की गई है, जो इसमें बहुत सारे जो हैं बच्चे जो हैं उनको जैसे कि हमने क्या कहा कि जैसे राइट टू एजुकेशन है उसका पूरा जो दायरा है उसको और बढ़ाया गया है। तो इससे जो सरकार का जो फिजिकल बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, राजकोषीय बोझ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो और जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल की जो करंट सिचुएशन है जहाँ पे कि हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे ताकि जो डॉक्टर्स हैं जो उनको पीपीई किट जो है उनको प्रोवाइड कराया जाए। तो हेल्थ सेक्टर्स है, इकोनॉमी को जो है हमें और ग्रोथ के लिए उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के खर्चे के साथ साथ क्या हम एजुकेशन पे इतना खर्चा कर पाएंगे, तो ये आने वाले दिनों में हमें देखना है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक दृष्टिकोण की इसमें बात की गई है कि अगर कोई भी छात्र है वो साइंस के साथ साथ जो है मानवीय के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, और अगर कोई मानवीय के क्षेत्र का अगर कोई छात्र है तो वो साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ पढ़ने की चाह में जो हमारा जो एक्चुअल गोल है वही कहीं हम लोग जो है वही कहीं ना धुंधला जाए। तो यहाँ पे जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये भी बहुत बड़ा जो है हमें जो पूरी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में हैम्पर हो सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो 1 लाख करीब जो स्कूल्स हैं इंडिया में, ठीक है, करीब 1 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे कि केवल एक शिक्षक ही है। तो वहाँ पर क्या वो वहाँ पर जो है मल्टी डिसिप्लिन बहुविषय के को पे हम लोग क्या जोर दे पाएंगे, वो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ा पाएंगे। तो आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना है। तो ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी एग्ज़ाम होगा जो 7वीं या 8वीं कक्षा तक की कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर भी अगर परीक्षा नहीं होगी तो क्या हम क्वालिटी लोगों की जो बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं, इसको क्या हम इंश्योर कर सकते हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ साथ जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, केवल टीचर्स को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो टीचर्स ट्रेनिंग पे हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर्स को अपॉइंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हमारी जो पूरी पॉलिसी है इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि स्कूल को कोई मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उसको फुलफिल करना है चलाने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इसके साथ यहाँ पे बात नहीं कही गई है कि जो जितने भी जो आजकल जो हाईटेक एजुकेशन चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे क्षेत्रों पर भी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे ये सब बहुत ही बड़ा इंडिया ये जो नई शिक्षा नीति जो है ये लेके जो आए हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको पूरी तरीके से
पूरी तरीके से सुदृढ़ करने के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि हम पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको और बेहतर किया जा सके। पहले हम करेंगे, पहली है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। डिजिटल बुनियादी ढांचा पर हमें जोर देना ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर जब सारे स्कूल बंद है तो सब कुछ क्या हो रहा है, सारी जो एजुकेशन है वो हर तरीके से ऑनलाइन जा रही है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट और जो पब्लिक जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कराया जाए, ये हमें इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि भारत नेट के ज़रिए जो है सारे जो गांव हैं, दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट एरिया से उनको कनेक्ट किया जाए ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी डिजिटल नॉलेज दी जा सके, डिजिटली इक्विप्ड किया जा सके। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि सिनर्जी बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में हमें तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे बच्चों के जोर देते हैं तो हमें ज़रूरी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड लेबर मिनिस्ट्री है, या फिर जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनको हमारे बीच में जो है एक तालमेल बिठानी बहुत ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसके साथ तालमेल रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो इंडस्ट्रीज़ में स्किल्स की डिमांड है वैसे ही बच्चों को हम उनको प्रशिक्षण दे सकें। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको हमें धीरे धीरे बढ़ाने की ज़रूरत है। अचानक से अगर हम 3 से 18 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन में अगर हम अभी की सिचुएशन को देखते हुए अगर हम इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो सरकार है उस पर फिस्कल बर्डन बहुत बढ़ेगा और जितने भी बच्चे हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन देने में असमर्थ होंगे। तो इसलिए जो RTE एक्ट है उसको धीरे धीरे उसका दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए। लैंग्वेज इशू, ठीक है, जैसे कि हमने लैंग्वेज इशू पे देखा था कि बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, तो लैंग्वेज इशू जो भी है कि जो भाषा के मुद्दे हैं उनको और भी ज़्यादा संवेदनशील तरीके से हमें संभालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे पेपर नंबर 3 पे। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, हाउ वाइल्ड फायर्स शुड बी मैनेज्ड। मतलब कि जंगल की आग के क्या कारण है और वन अग्नि का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वाइल्ड फायर या फिर वनाग्नि होती क्या है। उसके बाद हम इसके कॉजेज या फिर कारण समझेंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, मतलब कि इसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो जंगल की आग होती है ये हमें जंगलों को हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद रखती है। जैसे कि यहाँ जो मिट्टी के जो जंगल की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स या फिर हम कह सकते हैं जो पोषक तत्व होते हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए, उसका पुनरुद्धार करने के लिए जो है जंगल की आग जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। और कुछ तो पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी स्पीशी जो है कई डिफरेंट स्पीशी होते हैं, एक पेड़ के कई सारे प्रकार जो होते हैं उनके पुनर्विकास में भी मदद करती है। और साथ साथ जो कुछ बहुत सारे खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं और जो पैथोजेंस होते हैं उनको ख़त्म करने में भी मदद रखती है। तो हम देखते हैं कि जो जंगल की जो आग है वो हमें फॉरेस्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है, लेकिन जब यही आग जब बहुत विकराल रूप ले लेती है तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, वनस्पति को, वहाँ के वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा नष्ट करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो वाइल्ड फायर है ये एक अनियोजित और अनियंत्रित आग है। ठीक है, ये लोगों के द्वारा नहीं लगाई जाती। ठीक है, ये अनियोजित है, अनियंत्रित आग है जो कि वहाँ की वनस्पति को, वहाँ के वेजिटेशन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, उसको नष्ट कर देती है। अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो तो 2003 से लेके वर्ष 2017 के बीच में इंडिया में 5 लाख से भी ज़्यादा जो है फॉरेस्ट फायर्स को, वन अग्नि को रिपोर्ट किया गया है डिफरेंट जगह से। ठीक है, और अगर हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने बताया है कि 50% से भी ज़्यादा इंडिया के जो जंगल है वहाँ से कभी ना कभी जो है फॉरेस्ट फायर जो है रिपोर्ट किया गया है। तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। और केवल इंडिया ही नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल इवेंट्स भी, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि अमेज़न के जंगल में आग हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, ऑस्ट्रेलिया में हमने जंगलों की आग के बारे में पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनली भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड फायर प्रोन हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप गर्मी के दिन में जाएंगे तो आपको ऐसे ही आपको चलते चलते भी रास्ते में अगर जंगलों के बीच में जाए तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी आग जो है वो जलती दिख जाती हैं। तो ये जो इंडिया में प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा है वाइल्ड फायर्स की। तो इसके अब हम कारण समझेंगे कि आखिर इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके कारण को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मानव जनित कारण और दूसरा होता है प्राकृतिक कारण। अगर हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की बात करें तो जैसे कि लोग जो है सिगरेट्स जो होते हैं उसको, सिगरेट या फिर बीड़ी जो बच जाती है अंत में, जो सिगरेट बट्स होते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो जिससे कि जो सूखे पत्ते नीचे पड़े होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे जो स्मोकिंग है, बॉन फायर्स हैं, लोग वहाँ पे कैंपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे आग जलाते हैं और उसको ऐसे ही बिना बुझाए चले आते हैं, तो जिससे कि वहाँ पे जंगलों में आग लग सकती है। रेसिड्यू बर्निंग की वजह से भी आग लग सकती है। ठीक है, जो अवशेष जो होते हैं, जो पौधों के अवशेष होते हैं, पेड़ पत्ते जो होते हैं, या फिर जो कूड़ा करकट को जला दिया जाता है उससे भी जो है वाइल्ड फायर्स जो है उसको वो जो है वो जन्म ले सकती है। फायर क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखों की वजह से भी आग लग सकती है। शिफ्टिंग खेती है या फिर जिसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो होता है, जिसमें कि लोग जो है 5-6 साल जो है एक खेत पे जो है वहाँ पे खेती करते हैं, उसके बाद उसमें आग लगा के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन सब कारण से, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कारण भी जो है जंगल में आग लग सकती है। इसके बाद अगर हम प्राकृतिक कारण की बात करें, मतलब कि नेचुरल कॉजेज़ की बात करें, तो लाइटनिंग होती है, बिजली जब चमकती है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, या फिर उच्च तापमान और सूखापन, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट्स होते हैं वो जो होते हैं वो ड्राई सीजन में, मतलब कि समर्स में होते हैं, गर्मी के में होते हैं। तो जबकि तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है और पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूखे होते हैं, नमी नहीं होती उसमें, इसलिए वो जो है वहाँ पे आसानी से आग जो है वो पकड़ लेती हैं। इसके साथ साथ जो हाई विंड्स हैं, ठीक है, तेज हवा के कारण भी वन में जो है अग्नि लग सकती है। कैसे? क्योंकि जब हवा बहुत तेज़ होती है तो जो छोटे छोटे जो कंकड़ी पत्थर होते हैं वो जो है वो भी ट्रैवल करते हैं, और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उस फ्रिक्शन के कारण जो है वहाँ से चिंगारी निकलती है, जिससे कि जो सूखे नीचे पड़े हुए पत्ते होते हैं उनमें आग लग जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे कि जंगलों में आग लगती है। तो पर और इसके बहुत ही ज़्यादा जो इम्पैक्ट्स हैं, जो अगर हम बात करें तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जैव विविधता के नुकसान होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो फॉरेस्ट है, वन है, और वहाँ की जो मिट्टी है उसका डिग्रेडेशन होता है, उसका क्षरण होता है, ग्लोबल वार्मिंग को में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन होता है, जो टिम्बर है, लकड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि लोगों की जो है जान भी जाती है इसमें, जंगल की आग के कारण में, ठीक है, उनकी आजीविका का भी नुकसान होता है। तो हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जिससे कि इनको प्रिवेंट किया जा सके, इनको रोका जा सके और इनका प्रबंधन समय पर किया जा सके। तो तो अब हम इस जो वाइल्ड फायर से वनाग्नि है उसके प्रबंधन की बात करेंगे, मतलब कि वाइल्ड फायर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। इसको वर्ष 2018 में लेके आया गया था, मतलब कि वन, आग और राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, इसको वर्ष 2018 में लाया गया था, और इसको लाया गया था जिससे कि जो फॉरेस्ट फायर्स है उसके इंसिडेंट्स को कम किया जा सके। इसके अंतर्गत वहाँ पर रह रहे जो आसपास की कम्युनिटीज़ होती है, जो जंगल के पास आसपास रह रहे जो गांव के लोग होते हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको आग के बारे में इन्फॉर्म करना और उसको कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में जो वहाँ के गाँव के लोग हैं उनको अवेयर कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, और साथ साथ जो वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, उस जंगल के पास की जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी मदद से आग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और आग को कैसे, अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, इससे उस पूरी कम्युनिटी को ट्रेन किया जाता है, उनको अवेयर कराया जाता है, ठीक है। तो उनको बताया जाता है, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं
ठीक है, उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाता है कि वहाँ की वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कैसे ऐसे इंसिडेंट्स को वाइल्ड फायर्स को इंसिडेंट्स को कम किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो वन सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जो वन अग्नि है उससे कैसे निपटा जा सके, उन वाइल्ड फायर से कैसे हम फाइट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, मतलब कि वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो है ये पूरा जो स्कीम है ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जो कि सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित होती है। और इसमें जो है वो सेंट्रल जो है जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको असिस्टेंस देती है, जिससे कि वो वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट्स को कम कर सके और साथ साथ अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं तो उनसे निपटा जा सके। तो अगर हम अगर हम सभी स्टेट्स की बात करें तो उसमें जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है वो 90:10 का होता है। और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है या फिर जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 40% तक जो है वो योगदान देती है, ठीक है, असिस्टेंस देती है ऐसे इंसिडेंट से लड़ने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सॉरी आई हैवंट मेंशन हियर, ठीक है, तो एक है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, सॉरी, ठीक है, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 2.0, ठीक है, इसको लेकर आए थे, इसको भी लेकर 2018 में आए थे। और इसके अंतर्गत ये जो है ये रात के समय में भी जो है हमें अलर्ट करता है और ये हमें पूर्व में चेतावनी देता है कि कहीं पर जो है अगर कहीं वन अग्नि के जैसे इंसिडेंट होने वाले हैं तो उसके बारे में हमें चेतावनी भी देता है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये इसके अंतर्गत जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जो नियर रियल टाइम में, ठीक है, नियर रियल टाइम में जंगल की आग की चेतावनी देता है, साथ साथ जंगल में आग से पूर्व चेतावनी देता है। और अगर और जहाँ पर आग लग चुकी है, जहाँ पे जो आग प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर अध्ययन करने में भी जो ये अलर्ट सिस्टम है ये हमें मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है, उनको जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है कि उनको मास्क देना बहुत ज़रूरी है, उनको बूट्स उस टाइम पे देना ज़रूरी है, फायर फाइटर्स होने चाहिए उनके पास, उनको प्रॉपरली उनके इक्विपमेंट भी होना चाहिए, तभी जो है हम लोग ठीक ढंग से जो जंगल की आग है उससे निपट सकेंगे। इसके लिए उन मॉक ड्रिल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, मॉक ड्रिल होगा तो उसमें लोगों को पता रहेगा कि किस तरीके से अगर आग लगती है तो उसको कैसे निपटा जा सके। ये कम्युनिटीज़ के साथ मिलके जो वहाँ पे जो जंगलों के आसपास की कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट करना चाहिए। जब इसके लिए विभिन्न अधिकारियों और जो विभिन्न विभाग है उनके बीच में तालमेल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए। जैसे कि IMD है, मतलब कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि हमारा मौसम विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि हमारी राज्य सरकार है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग और रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इसको वाइल्ड फायर को ठीक ढंग से उससे हम निपट सकेंगे और उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वनाग्नि है वो ज़्यादातर जो है ड्राई सीज़न में, समर सीज़न में ही लगती है। तो इस दौरान, ठीक है, इस दौरान में लेबर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि अगर कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है तो उसको तुरंत कहीं कंट्रोल किया जा सके। मोर पेट्रोलिंग, ठीक है, जो है हम आग के मौसम में, मतलब कि जो गर्मी का सीज़न है उसमें अधिक गश्त करना वहाँ पर, और अगर छोटे से भी कहीं पे आग है तो उसको तुरंत ही बुझाना। तो इसलिए जो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग है ड्राई सीजन्स में, समर सीज़न में, वहाँ पर और ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। रिमोट सेंसिंग के ज़रिए भी हम फॉरेस्ट फायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन के साथ ही हम उसको समय पर हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।
तो हम इसके साथ साथ जो स्टाफ की जो वैकेंसीज़ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, ज़रूरी है कि हम उसको भी पूरी जो वैकेंसीज़ हैं उसको उसमें जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करें, ताकि हमारे पास फायर जो वन सुरक्षा कर्मी है, ठीक है, जो सुरक्षा कर्मी है उनकी कमी ना हो, और हम उसको जितनी भी वन अग्नि है उसको ठीक ढंग से हम उससे निपट सकें। पोस्ट फायर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से काम करना है, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, फायर ब्रिगेड्स होनी चाहिए, और जितने भी फायर फाइटर्स होते हैं वो सब होना चाहिए। तो पोस्ट फायर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। सैटेलाइट के ज़रिए जो है अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि हमें जो है जो वाइल्ड फायर्स हैं उसके बारे में हमें बता सके, और जिससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ये जो हमें जो वाइल्ड फायर्स है ये बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हम जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए इसको जल्द से जल्द जो है इसको प्रिवेंट करें, इसको मैनेज करें। और इस तभी हम जो है एक सस्टेनेबल जंगल जो है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट जो है उसको हम बना सकेंगे। और सस्टेनेबल फॉरेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो नेशनल ग्रीन मिशन है उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि हम जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ा सके। जो हमारा लक्ष्य है 33%, ठीक है, 33% जोग्राफिकल एरिया को जो है वन फॉरेस्ट कवर में लेकर आने का, तभी हम उसको पूरा कर सकेंगे। तो ये हमारी हो गई पेपर नंबर 3 के बाद। अब हम चलेंगे पेपर नंबर 4 पे, और हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मतलब कि संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है, संवैधानिक नैतिकता को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता क्या है, संवैधानिक नैतिकता होती क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या हैं, और फिर अंत में हम देखेंगे कि कैसे संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखा जा सकता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें, संवैधानिक नैतिकता की बात करें, तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करना। तो जब हम लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत होते हैं उसका पालन करते हैं तो उसको हम कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है ये हमें बताता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उसके प्रति हमें वफादार होना है। हमें उसके साथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमें कोई भी उसके साथ समझौता नहीं करना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना है। और अगर हम ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था B.R. अम्बेडकर जी ने। तो हम बात करेंगे कि आखिर B.R. अम्बेडकर जी ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसेप्ट को परिभाषित किया है। तो उनका मानना था कि यहाँ पे जो इंडिया में है बहुत सारे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लोगों के ग्रुप्स बटे हुए हैं, और उनके जो विचार हैं वो भी अलग अलग हैं। तो कैसे उनके विचारों के बीच जो मतभेद है उसको किस तरीके से उसमें प्रशासन द्वारा समन्वय बिठाना है, जिससे कि उनके बीच के किसी भी तरह के प्रकार के टकराव को हम रोक सकें। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। ठीक है, एंशियंट टाइम में क्या होता था, एंशियंट टाइम में होता था कोई भी चीज़, अगर कोई भी एक्शन है उसे सही या गलत हम किस तरीके से देखते थे। वो देखते थे कि वहाँ के उस टाइम का रिलीजन क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या कहते हैं, वहाँ की सोसाइटी क्या कहती है, उसके आधार पर हम सही गलत को डिवाइड करते थे। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समय में क्या होता है, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, हमारे संविधान में क्या लिखा है। तो उस तरीके से अब हम लोग राइट और रॉन्ग को जज करते हैं। तो इसीलिए B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो संवैधानिक नैतिकता है ये एक आधुनिक क्रिया है। ये सोच समझकर विकसित की गई है संवैधानिक नैतिकता को, जिसमें कि इक्वालिटी, समतावाद, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म को आधार बनाया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो संवैधानिक नैतिकता है ये एक सामान्य भावना नहीं है, और इसको ये जो संवैधानिक नैतिकता है इसको हमें रचना पड़ता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि रूल ऑफ लॉ है,
राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्राइवेसी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रीएम्बल जो हमारा जो प्रस्तावना है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, कानून का नियम, समानता का अधिकार, भाषण, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, निजता का अधिकार, ये सब क्या है? ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं संवैधानिक नैतिकता के। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ्लेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है उसमें हमें नैतिकता जो संवैधानिक नैतिकता को दर्शाते हैं। जैसे कि सबरीमाला केस है, जहाँ पे कि जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने पूरे केस में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 को कहा था कि इसमें इन सारे आर्टिकल्स का जो है वो उल्लंघन हो रहा है, और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपना जो जजमेंट है दिया था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो नास फाउंडेशन वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, इसके बीच में भी इन्होंने जो है आर्टिकल जो 377 जो आईपीसी का आर्टिकल 370 सेक्शन 377 है उसको रिपील किया था, और होमोसेक्सुअलिटी को जो है उसको अपहोल्ड किया था। और जो केशवानंद भारती केस है, इसमें बहुत सारे बेसिक फीचर्स बताए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जो हमें जो है संवैधानिक नैतिकता को ये दर्शाते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता के आखिर कौन कौन से सोर्सेज हैं? संवैधानिक नैतिकता की अगर हम सोर्सेज देखें तो हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ जो है वो संवैधानिक नैतिकता का सोर्स है। उस टाइम पर जो जितनी डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को रचते वक्त, वो जितने भी डिबेट्स हुई थी उसमें जो बातें कही गई हैं वो सब हमारे संवैधानिक नैतिकता के जो हैं वो सोर्सेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बरकरार किया जा सकता है, इसको किस तरीके से अपहोल्ड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडेम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस, मतलब कि गैर संवैधानिक प्रथाओं की निंदा करना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी हम देखते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अपने संविधान को देखना चाहिए कि उसके प्रिंसिपल्स के अगर अगेंस्ट कुछ भी जा रहा है तो वहाँ पर हमको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोक सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर्स होते हैं, जो कि देखते हैं कि वहाँ पर कि जहाँ पे कि संविधान के जो मूल्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उसका उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो कई बार पॉलिटिकल प्रेशर्स इतना होता है या ऊपर से दबाव इतना होता है कि वो लोग चुप बैठते हैं। तो लेकिन जहाँ पे भी अगर हमें दिखे कि गैर संवैधानिक प्रथाओं का प्रचलन हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी है। कमिटमेंट टू द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आदर्शों के प्रति हमें प्रतिबद्धता दिखानी है। जैसे कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, उसने अनटचेबिलिटी को एकदम बैन किया है। तो हमें किसी भी तरीके से जो छुआछूत है उसको बढ़ावा नहीं देना है, और ऐसी जो भी प्रथाएं हैं जो छुआछूत को बढ़ावा देती हैं हमें उसका बॉयकॉट करना है। और जितने भी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियल्स हैं, जैसे कि फ्रेटर्निटी है, सोशल जस्टिस है, इन सबको हमें बढ़ावा देना है, इक्वालिटी है, इन सबको हमें बढ़ावा देना है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग मासेस, आम जन में जागरूकता फैलाना। ऐसा नहीं है कि केवल अगर हम अपने तक ही हम इस चीज़ को सीमित रखें कि हम गैर संवैधानिक प्रथाएं हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं, हम जो है अपना जो इतने भी आदर्श हैं, संविधान के आदर्श हैं, हम उसके प्रति कमिटेड हैं। इसके अलावा हमें लोगों को भी ये बात बतानी होगी कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति। हमें बताना होगा उनको कि किस तरीके से हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसको अपहोल्ड करना है। ठीक है, ये और इसके बारे में हमें जो है लोगों को शिक्षित करना है, जैसे कि हम लोग जैसे कि स्कूल में करते हैं, बताते हैं कि कैसे कि जो नेशनल फ्लैग है, हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है। स्कूल में नेशनल एंथम गाया जाता है, उस तरीके से उनको बताया जाता है कि किस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी, उसके बारे में हमें लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशल इंटीग्रिटी होनी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, न्यायिक अखंडता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का अगर कोई भी उनकी ग्रीवेंस होती है, कोई भी अगर उनकी शिकायत होती है, तो उसके लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट की जो इंटेग्रिटी है, वो अखंडता जो है उसको बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने के लिए। प्रिजर्व द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन पब्लिक अथॉरिटीज़, लोक प्राधिकारियों में लोगों का विश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों का जो जितने भी लोक सेवक अधिकारी हैं उनके प्रति विश्वास नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे और जो हमारी जो पूरी व्यवस्था है उस पर जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी उनका विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके प्रति जो है लोगों के अंदर उनमें विश्वास होना चाहिए। जो पूरा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो संविधान है उसमें केवल 4 बार ही मेंशन किया गया है। 2 बार आर्टिकल 19 में और 2 बार राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 25 और 26 में। लेकिन हमें इस केवल 4 बार ही मेंशन किया गया है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को विद मॉडर्न टाइम, अभी करंट सिचुएशन में हम और आगे लेके जाएं, जहाँ पे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं जो कि रिज़ाइन कर रहे हैं, अपने पद को त्याग रहे हैं और ये कह के कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको अपहोल्ड नहीं किया जाता, जो संवैधानिक मूल्य हैं उसके खिलाफ यहाँ पे सिस्टम में काम हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उसको हम बरकरार रखें, उसको हम सिस्टम में रह के ही उसको हम बदल सकते हैं, उस पर हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं और हम सिस्टम में रहकर ही इस सिस्टम को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।